Today I am going to discuss about the principle of superposition. In last lectures we discussed about interference, what are its types, Young double slit experiments, etc. Now let's come to the principle of superposition. When two or more waves superpose in a certain region, the resultant displacement is the vector sum of displacements caused by different waves individually. Here one is the monochromatic light source. इसके आगे हमने डबल स्लिट रखी है जिससे हमें दो सोर्स मिल गए, जिससे दो वेव्स आगे मूव कर रही है और यहाँ पे अपन को इसका इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है. तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू अपन यहाँ पे देखते हैं कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी. तो जो लाइट वेव्स हैं इनको हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है जिससे हमें इसी से हमें दो लाइट मिल रही. तो इसका मतलब कि ये जो दोनों सोर्स हमें मिले हैं नए वो कोहेरेंट सोर्स होंगे और इन कोहेरेंट सोर्स को हमने एक ही डायरेक्शन में मूव करवाया है और यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है. तो इसको हम मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल के थ्रू किस तरह से इसको प्रूव करते हैं वो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको मैथमेटिकली वेरीफाई किया जाता है. If E1, E2, E3 are the disturbance produced by the individual waves, then the resultant disturbance will be E vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus and so on. If the disturbance of all the waves are in the same direction, then the resultant displacement of disturbance will be the algebraic sum of displacement of all individual waves. Then E is equal to E1 plus E2 plus E3. Let two waves of same frequency omega but of different amplitudes E01 and E02 are emitted from coherent sources S1 and S2. These waves with initial phase of phi1 and phi2 travel distances x1 and x2 respectively in the nearly same direction before meeting at a certain point. The equation of disturbance produced by these waves at any time were given by E1 is equal to E01 sin omega t minus kx1 plus phi1, E2 is equal to E02 sin omega t minus kx2 plus phi2. तो ये फर्स्ट वेव के लिए डिस्टर्बेंस और फेज phi1 हो गया और ओमेगा इनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमने जो सोर्स लिया है वो कोहेरेंट सोर्स लिया है. तो ये आपकी डिस्टर्बेंस की इक्वेशन हो गई. अब यदि हम इसमें kx1 माइनस phi1 को अल्फ़ा 1 मान लें एंड kx2 माइनस phi2 को अल्फ़ा 2 मान लें तो अपनी इक्वेशन जो बनेगी डिस्टर्बेंस की E1 इज इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो kx1 माइनस phi1 तो माइनस अल्फ़ा 1 एंड E2 इज इक्वल टू E02 साइन ओमेगा टी. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो kx2 माइनस phi2 और ये हमने क्या माना है अल्फ़ा 2. तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस अल्फ़ा 2 की इक्वेशन हो जाएगी. और यहाँ पे जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला भी ये जानते हो कि क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और के जो होता है वो के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा. तो न्यू तो फ्रीक्वेंसी होगी और लेमडा जो है वो वेवलेंथ हो जाएगी उस पर्टिकुलर वेव की और जो के है वो वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है. नाउ फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज, यदि हमने टू वेव्स ली है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा. तो E इज इक्वल टू हमने लास्ट इक्वेशन 3 एंड 4 लिखी थी E1 दिस वन और E2 इज इक्वल टू E02 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा 2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा 1 and E02 equal to sin omega t minus alpha 2. E01 यहाँ पे आप देख रहे हो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी जो है
इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E01 साइन ए की जगह आपका क्या है ओमेगा टी एंड बी की जगह क्या है अल्फा 1। तो क्या हो गया साइन ओमेगा टी कोस अल्फा 1 माइनस कोस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो आपका ई जो है आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें 4 टर्म्स मिल रही है, इस 4 टर्म्स में हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास क्या बचता है साइन ओमेगा टी कॉमन ले ली, तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगी E01 कोस अल्फा 1 प्लस इस वाली टर्म में क्या आ जाएगा E02 कोस अल्फा 2, लास्ट जो है सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो इसमें देख रहे हो आप क्या बच रहा है, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में कोस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो माइनस बाहर ले लिया कोस ओमेगा टी, यहाँ माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस। तो E01 साइन अल्फा 1 प्लस E02 साइन अल्फा 2, तो दोनों में माइनस थे बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आपका प्लस आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट काम में लेते हैं, और इस वाली टर्म को हमने क्या मान लिया ए कोस थीटा, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, तो इसको हमने मान लिया ए साइन थीटा। तो ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है E01 कोस अल्फा 1 प्लस E02 कोस अल्फा 2 एंड ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है E01 साइन अल्फा 1 प्लस E02 साइन अल्फा 2। इनको इक्वेशन हमने मान लिया, मान लीजिए क्या है ए और बी इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ई की वो आ जाएगी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस इसके अंदर क्या है कोस ओमेगा टी, और ये वाली टर्म क्या है आपकी ए साइन थीटा, तो ए कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अब इसमें से ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये वापस से किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो आपके पास क्या इक्वेशन होगी ई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये जो इक्वेशन बनी आपकी क्या कहलाएगी इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड फेज एंगल इज थीटा। अब हम जो है इसको इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि ए क्या होगा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो पीछे इक्वेशन ए एंड बी ली थी, इक्वेशन ए एंड बी, तो ये आपकी इक्वेशन ए एंड बी, इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो अपनी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पीछे देखो ये है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा E01 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस E02 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2E01 E02 कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2। ऐसी दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। तो आपके पास ये जो है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E01 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 1, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस E02 का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2E01 E02 कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म थी साइन स्क्वायर थीटा वाली वो आ जाएगी प्लस E01 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस E02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2E01 E02 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। अब इन दोनों में से यदि आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन वाली टर्म्स को अपन को सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा E01 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो इन दोनों की जगह आपकी टर्म क्या आ जाएगी E01 का स्क्वायर प्लस
इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, E02 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2, ये वापस से क्या टर्म हो जाएगी 1, तो क्या टर्म बचेगी सेकेंड E02 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों टर्म्स में देखो लास्ट वाली टर्म्स में क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2E01 E02, अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, तो ये क्या आ गया आपका, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और आपको पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो इसको चाहे आप अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिखो, चाहे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखो, एक ही बात है। तो थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको कोस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मान लिया। तो ये फॉर्मूला जो है आपका ए स्क्वायर जो है एम्पलीट्यूड, वो क्या आ गया, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2E01 E02, और इस पूरी टर्म की जगह आपका आ गया कोस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब हमने अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हमने पहले पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या थी, अल्फा 1 इजिकल टू क्या था, kx1 माइनस फाई 1 माना था, और अल्फा 2 क्या माना था, kx2 माइनस फाई 2। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, k, इन दोनों टर्म में क्या है आपका kx2 kx1, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा k, और क्या बचेगा x2 माइनस x1, इनमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस क्या कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा फाई 2 प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस, तो माइनस फाई 2 माइनस फाई 1, तो इसको डिफरेंस है ये डिस्टेंसेस का, तो इसको हम लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स, और फाई 2 फाई 1 जो है फेज डिफरेंस है उसको हमने मान लिया फाई, तो माइनस फाई। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर, रिजल्टेंट जो वेव है उसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस के डेल्टा एक्स माइनस फाई। तो ये आपकी जो है इक्वेशन आ गई, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है, जो दोनों वेव्स ली थी हमने E1, जिसका एक वेव का जो डिस्टर्बेंस था हमने E1 से रिप्रेजेंट किया था, और दूसरी वेव जो थी उसको E2 से रिप्रेजेंट किया था, उनके जो एम्पलीट्यूड थे, फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड हमने क्या माना था E01, और सेकेंड वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या माना था E02, और उनके जो फेजेस थे वो फाई 1 एंड फाई 2 था। तो उनका जो रिजल्टेंट जो वेव बन रही थी सुपरपोजिशन से, उसका जो एम्पलीट्यूड है ए, उसकी स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपको ये मिलती है इस तरह से। तो ये आपका आ जाएगा E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर, दोनों एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, प्लस इसमें एक फैक्टर जो है पावर डिफरेंस वाला कोस के साथ, ये फैक्टर भी आता है। अब हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जब भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह का हटाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, के ए स्क्वायर। तो इसी तरह से यदि अपन फर्स्ट वेव के लिए देखें तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हमने क्या माना था E01, तो E01 का स्क्वायर, और उसके क्रॉसपोंडिंग हमने कांस्टेंट मान लिया K1 है, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 E01 का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सेकेंड वेव के लिए क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू, उसके लिए एम्पलीट्यूड हमने क्या माना था E02, तो वो क्या आ गया K2 E02 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यदि हम रिजल्टेंट जो सुपरपोजिशन से हमें जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसका ये हम इंटेंसिटी देखना चाहें, तो I इज इक्वल टू क्या है आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने पीछे फाइंड आउट किया था अभी, वो क्या था, ये इक्वेशन नंबर 6। तो 6 वाली इक्वेशन की यदि वैल्यू हम पुट करना चाहें वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, के E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस के डेल्टा एक्स माइनस फाई। ये इक्वेशन हमने 6 से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यदि हम इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, के E01 का स्क्वायर प्लस के E02 का स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म यदि आप के मल्टीप्लाई करते हो इसमें, तो के को अपन जैसे सिर्फ के को लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, रूट के इंटू रूट के,
यानी k की पावर हाफ, k की पावर हाफ, तो टोटल क्या बन जाएगा, वापस k बन जाएगा। तो हमने इसको अरेंज कर दिया, इंटेंसिटी की फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह से किया है। E01 की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट ऑफ E01 का स्क्वायर, तो वापस वही बचेगा। इसी तरह से इसकी जगह आप लिख दोगे क्या, रूट ऑफ E02 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस पूरी टर्म की जगह विथ k मल्टीप्लाई कर दिया, तब टू रूट ऑफ k E01 का स्क्वायर, रूट ऑफ k E02 का स्क्वायर और cos k डेल्टा x माइनस फाइव। तो ये जो है आपका रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड के फॉर्म में इंटेंसिटी आ गई। अब यदि हम इसको आई के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आई के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू I1, ये फर्स्ट टर्म हमने मानी थी कि E01 का स्क्वायर और k से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट जो वेव थी उसकी इंटेंसिटी आ गई। तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 और ये क्या बन रहा है आपका, रूट ऑफ k E01 का स्क्वायर। तो ये k E01 का स्क्वायर क्या होता है आपका I1, तो ये I1 और ये रूट ऑफ k E02 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी I2, तो ये रूट ऑफ I2 और cos k डेल्टा x माइनस फाइव। तो ये आपकी इंटेंसिटी के फॉर्म में जो है रिजल्टेंट वेव जो है उसकी इंटेंसिटी आ गई, जो कि फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, नॉट ओनली I1 एंड I2 पे। अब यदि हम मान लें कि φ1 और φ2 जो फेज डिफरेंस है वो हमने मान लिया कि दोनों का क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू φ2। तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई होगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos k डेल्टा x। तो फाई अपना क्या था, φ2 माइनस φ1 दोनों इक्वल है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, cos k डेल्टा x। तो इस तरह से आपको जो है वेव जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट P पे, वो जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि उसका फेज डिफरेंस क्या है, भी जो कि दोनों वेव जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है सिर्फ I1 प्लस I2 का समेशन नहीं है, उसके साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है इस इंटेंसिटी के फॉर्म में, कि ये फेज डिफरेंस जैसे हम अलग अलग कंडीशन लेंगे और कहाँ पे इंटेंसिटी अपन को मैक्सिमम मिलती है, कहाँ पे मिनिमम मिलती है, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।